नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 8 फरवरी 2026 को होगा। उसके लिए एक ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो कराने वाला हूं जहां से पेपर में 8 फरवरी के दिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन छपे मिल जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस वीडियो में मैंने सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के फेवरेट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने का प्रयास किया है। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। और क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ लिया जाता है, अलग अलग प्रकार से पूछ लिया जाता है, सभी प्रकार आपको कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा नहीं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए यह वीडियो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी वाली वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है। हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं। केवल ए सही होगा, केवल बी। ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। यहाँ पर आपका जवाब क्या होने वाला है? तो यहाँ पर केवल जवाब हो जाएगा हमारे पास केवल बी। हमारे पास अनाजों और हड्डियों के साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन काल में जो किसान थे, कृषक थे, ठीक है ना, वो अनाज को उगाते थे। पशुपालक जो थे वो जानवरों को पालते थे या पशुओं को पालते थे। कैसे पता चला? जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य से पता चला कि पशुपालक पशुओं को पालते थे। अनाजों से पता चला, गेहूं, जौ, मटर जैसी फसलों से पता चला कि आरंभिक कृषक फसलों को भी उगाया करते थे। ये साक्ष्य देखने को मिले हैं। सिर्फ आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल और केवल बी। ए यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आरंभिक दौर में या प्राचीन काल के शुरुआती दौर में ना ही कोई लिखित रिकॉर्ड था, ना ही लोग पढ़े लिखे थे, बल्कि अनपढ़ थे। वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ना ही कागज था। इसलिए कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नए चरागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं प्रवास, आप्रवास, उत्प्रवास, ऋतु प्रवास। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऋतु प्रवास। ऋतु का मतलब होता है मौसम के अनुसार लोगों का आवागमन एक जगह से दूसरी जगह, जो कि चरागाहों की खोज में लोग करते हैं। जो पशुपालक लोग होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं या चराने जाते हैं किसी दूसरे स्थान पर, पशुपालक पशुपालक समुदाय ऋतु प्रवास करता है। ठीक है ना। ये प्रवास कैसे होता है इसको भी समझ लेना उपयोगी होगा, शायद क्वेश्चन आपसे बन जाए। सर्दी में कैसे प्रवास होता है? सर्दी में ये लोग जाते हैं मैदान की तरफ, मैदानों की तरफ या घाटों की तरफ, ठीक है ना, मैदानी क्षेत्र की तरफ। जब गर्मी का मौसम होता है, गर्मी में ये लोग जाते हैं पहाड़ों की तरफ, पर्वतों की तरफ जाते हैं गर्मी में, ठीक है ना। और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तब ये पर्वतों से मैदान की तरफ आ जाते हैं गर्मी में पर्वतों की ओर चले जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में एक दो बार क्वेश्चन देखने को मिला है और अलग प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सत्यशोधक समाज द्वारा स्थापित किया गया। श्री नारायण गुरु के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, केशव चंद्रन सेन के द्वारा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा ही कराए हैं, क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मेरे को हमेशा कराना पड़ता है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक। और इनकी किताब याद रखना, गुलामगिरी इन्हीं की किताब है जो पेपर में पूछी जाती है, गुलामगिरी। और काश्तकार का चाबुक भी इन्हीं की ही किताब है, जो कि कई बार पेपर में पूछी जाती है। तो ज्योतिबा फूले बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, एक क्वेश्चन इनसे हमेशा पेपर में देखने को मिला है। और नारायण गुरु से भी एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा देखने को मिला है। मैं थोड़ा आपका टाइम लूंगा इन दो व्यक्तियों को बारे में बताने के लिए, क्योंकि शायद 8 फरवरी के दिन यहीं से क्वेश्चन टपक जाए और आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक, एक नंबर आपका पक्का हो जाए। तो मैंने राइट आंसर आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बता दिया। सबसे पहले मैं आपको नारायण गुरु के बारे में बता दूं। केरल के एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श बनाए रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता जाति एक है, ठीक। और उनका महत्वपूर्ण कथन है, जहां से पेपर में रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओरु जाति, ओरु मातम, ओरु देवम मनुष्यानु। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया?
तो नारायण गुरु ने दिया, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, नारायण गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं करा देता हूं क्योंकि मैंने कई बार आपको कराया है। कई लोग कहेंगे कि सर आप बार बार क्यों कराते हो, बार बार पेपर में आता है इसलिए बार बार मैं कराता हूं। उनके अनुसार सारी मानवता जाति एक है। ठीक, केवल ए यहां पर सही हो जाएगा। उसके बाद यहां पर भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, नारायण गुरु ओरु जाति ओरु मातम देव, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। यहां पर भी क्वेश्चन दोनों एक ही प्रकार के हैं लेकिन अलग अलग हैं, थोड़ा चेंज है, विकल्पों में भी चेंज है, यहां पर भी चेंज है। जवाब आपका नारायण गुरु हो जाएगा, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और जितने भी नए मित्र, न्यू मित्र पहली बार इस वीडियो को, नए लोग जितने भी देख रहे हैं उनको छोटी सी जानकारी बता दूं फिर मैं आगे बात करूं। यह जो जानकारी आपको अलग से बताई जा रही है, यह मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बताई जा रही है। जितने भी लोग, नए लोग पहली बार वीडियो को देखने आए हैं तो वे लोग इन नोट्स को अवश्य ले लें, क्योंकि एसएसटी की कंप्लीट 60 नंबर की आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। नोट्स में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगा, कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगा, कंप्लीट पॉलिटी मिलेगा, कंप्लीट एसएसटी पेडागोजी मिलेगा। कहने का मतलब है 60 नंबर का कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। मात्र 199 रुपए नोट्स का प्राइस है। और मैं आपसे ये भी कह दूं, नोट्स में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलेगा 2011 से अब तक का, जितने भी वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चन। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9696400597। इस नंबर पे आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप लोग इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए, जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए भी नहीं, ना ही पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, तो एक परमेश्वर को विचार को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने की। और ये कहाँ के थे, और आंदोलन की शुरुआत इन्होंने इसी के लिए की। ठीक, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाले इलाके से नहीं थे, ये केरल के इलाके थे। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब मैं आपको बताने वाला था ज्योतिबा फूले के बारे में, थोड़ा सा बता दूं ताकि आपका काम चल जाए। ठीक, पहली बात, ज्योतिबा फूले ने ईसाई प्रचारक स्कूल में अपनी पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने का कारण औरों से श्रेष्ठ है। आर्य होने पर ब्राह्मणों को इन्होंने बहुत विरोध किया। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए, और उन्होंने इस मिट्टी के असली बारिशों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। ये इंपॉर्टेंट कथन है, पेपर में आता है। ठीक, उसके बाद फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, ये धरती देशी लोगों की है, कथित निम्न जातियों के लोगों की धरती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का है। और सत्य शोधक समाज भी इन्होंने ही स्थापित किया था। उसके बाद आप लोग इसे और समझ लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। गुलामगिरी किताब 1873 में फूले ने गुलामगिरी किताब लिखी। इससे 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ करके देखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा दूं फटाक से, जल्दी से। फूले ने ईसाई स्कूल में पढ़ाई की, ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावे पर खुलकर हमला किया, उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी हैं। ठीक, वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। करेक्ट। गुलामगिरी किताब दक्षिण अफ्रीका से नहीं है बल्कि अमेरिका से है। कहाँ से है? अमेरिका से है। तो ई वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब कुछ यहाँ पर सही दिया गया है। उसके बाद है निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले ने 1873 में किताब समर्पित की थी। अमेरिकी गृहयुद्ध के दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित की थी। उसके बाद गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की, वही क्वेश्चन कितने प्रकार से पेपर में पूछा जाता है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है कैसे अमेरिकी अश्वेतों ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा। तो इसलिए नए मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। ठीक, उसके बाद गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ है गुलामी। किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने लिखी। एक और क्वेश्चन कर लेता हूं, किसने काश्तकार की चाबुक किताब लिखी? ज्योतिबा फूले ने लिखी। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है अभिकथन ए, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। कारण,
भारत उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर आपको जवाब दे देना है कि भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों से ही होती है, क्योंकि भारत उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दोनों सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना, जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन, सभी के लिए बिना जातीय भेदभाव मंदिर को प्रवेश हेतु खोलने, जाति प्रथा को चुनौती और समाज को समानता लाने, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को प्रकाश में लाने के लिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेपर में कई बार भी आ चुका है। औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन, आपको यह भी पता होना चाहिए मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया किस व्यक्ति ने था, तभी तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 से 35 के बीच में 3 बार चलाया गया था। कितनी बार? 3 बार चलाया गया था। चलाने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनका नाम था। ठीक, बी आर अम्बेडकर, याद रखना अम्बेडकर को। ठीक, तो इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन 27 और 35 के बीच में चलाया था। ठीक है ना। क्यों चलाया था? क्योंकि समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है, समाज को दिखाने के लिए इन्होंने चलाया था। और जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण इस आंदोलन से आग बबूला हो उठे, क्योंकि उस तालाब, मंदिर के परिसर का तालाब का पानी ये लोग पी सकते थे, और अंबेडकर थे महार जाति के, तो लोग, पंडित लोग आग बबूला हो उठे। ठीक है ना। तो वो दिखाना चाहते थे कि जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। और मंदिर प्रवेश आंदोलन भी पेपर में कई बार पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जुड़ी हुई जानकारी टोटल मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा। नोट्स को मैंने ओपन कर लिया है। अंबेडकर का मंदिर प्रवेश आंदोलन, सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। अंबेडकर महार थे और महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया आंदोलन में। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय तालाब का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे? कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, यह दिखाना चाहते थे। यहीं से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया। और मिलान वाला भी पूछा जाता है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ वो सब कुछ ही पूछा जाता है पेपर में अक्सर। रामास्वामी नायकर के बारे में भी पूछा जाता है, वो मैंने आपको कई बार बताया है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कथन को पढ़े, अंबेडकर से ही संबंधित है। डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। करेक्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, दोनों बातें सही हैं, पढ़ाते थे, लेकिन पक्षपात उनको झेलना पड़ा बचपन में। उनका कारण उनके पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, यह कारण थोड़ी ना है। किसी का पिता डॉक्टर है और बच्चा भीख मांग रहा है, तो डॉक्टर का कारण बच्चा भीख मांग रहा है, ये कारण हो नहीं सकता। ये दोनों कारण अलग अलग हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में पक्षपात झेला, जिनका कारण उनके पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, यह कारण थोड़ी ना है। बातें दोनों आपकी सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यहाँ पर उनके पिता के बारे में बताया गया और उनके यहाँ पर जिंदगी के बचपन के बारे में बताया गया है, समझो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो जो मैंने अभी कराया। भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के संदर्भ में कथन को पढ़ें और फिर उत्तर दें। 1927-35 के बीच बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। करेक्ट। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। सेम टू सेम लाइन से क्वेश्चन उठता है पेपर में, दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। ये बात बनी ना, फोर्थ विकल्प राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है, कथन और कारण वाला भी बनता है। एक और देख लो यहाँ पर, ये वाला देख लो। अभी तो मैंने यही क्वेश्चन कराया, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रह को प्रकाश में लाने के लिए। और मैं देख लेता हूं शायद क्वेश्चन जुड़ा हुआ हो तो मैं आपको यहीं पर करा दूं। ठीक, एक ये है मिलान वाला, इसको देख लो फिर मैं आगे बात करता हूं। मंदिर प्रवेश आंदोलन आप लोग समझ गए तो मिलान कर लोगे पेपर के वक्त,
BR अम्बेडकर के साथ हो जाएगा। सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास के साथ कर लोगे आप लोग। स्वाभिमान आंदोलन पेरियार के साथ कर लोगे। सत्यशोधक मैंने आपको बताया था ज्योतिबा फूले के साथ कर लोगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पर मिलान कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी जानकारी पकड़ लोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। और नए मित्र परेशान बिल्कुल भी मत होना। अगर आपने इन नोट्स को ले लिए तो 5 से 6 दिन अगर आपके पास टाइम हो तो ये मात्र 5 से 6 दिन में आप लोग कंप्लीट कर लोगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, फटाक से नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नोट्स आपको फटाक से मिल जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है, यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे? ये थे महाराष्ट्र से। और ये कैसे नेता थे? ये भी पेपर में बन सकता है। बाल गंगाधर तिलक जो कि गरमवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता 3 हैं महत्वपूर्ण। लाल बाल पाल, आपको पता होगा लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक। तो ये 3 नेता इंपॉर्टेंट हैं जो कि गरम दल के नेता हैं, गरम दल के नेता थे, जो कहते हैं कि प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा बल्कि सीधे ही मैदान में उतरना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ठीक, समझ गए आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका है मराठा, पेपर में आया करती है, मराठा साप्ताहिक। तो मराठा तो किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से ही संबंधित है। अगला देखो, कथन ए बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। कथन बी, अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। ए बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है। पेपर में जो ट्रेंड आया है क्वेश्चन पूछने का, वो यही ट्रेंड में आपको लगभग एसएसटी में 30 क्वेश्चन आपको इसी रूप में मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपको सिंपल मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। अगर आपने इसमें 1 या 2 को गलत कर दिया तो उत्तर आपके सामने फटाक से आ जाएगा। समझो कैसे। अशोक का धम्म जो था ईश्वर की पूजा पर बिल्कुल भी बल नहीं देता था, कोई भी कर्म कांड पर बल नहीं देता था, कोई पशु बलि, ये कुछ सब कुछ खत्म है ना, इस पर बल नहीं देता है। अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, ये करेक्ट हो जाएगा, केवल बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यह वाला जो क्वेश्चन है यह बहुत प्रकार से, मतलब कि अलग अलग प्रकारों से यह क्वेश्चन पेपर में आया है। वह सभी प्रकार मैं यहीं पर करा देता हूं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूं अशोक का धम्म। अशोक का धम्म को समझने से पहले 1-2 पॉइंट अशोक के बारे में भी बात कर लूं ताकि भूल मत जाएं आप लोग। सम्राट अशोक मौर्य वंश का राजा था, ठीक। और इसने अभिलेखों पर संदेश खुदवाए या पहुंचाने का प्रयास किया। अभिलेख की भाषा प्राकृत थी और ब्राह्मी थी, 2-3 बातें क्लियर। और इन्हीं के दरबार में कौन था? चाणक्य या कौटिल्य, जो कि विद्वान था, जिनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक, अर्थशास्त्र में लिख दिया गया उत्तर पश्चिम किस लिए फेमस है? कंबल के लिए। और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए फेमस है। और उसके बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। कलिंग जो कि उड़ीसा में है, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। 261 ईसा पूर्व में यह लड़ाई लड़ी गई थी। हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से घृणा हो गई अशोक को। अशोक ने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो युद्ध भी मैंने क्लियर कर दिया आपका कलिंग का। अब मैं धम्म पर आ जाता हूं क्योंकि 2-3 बुनियादी बातें बताना जरूरी था। ठीक, मैं ऊपर आपको बता दूं, बुनियादी चीज ना बताऊं जो पेपर में आ जाए, फिर आप लोग कहोगे कि सर आपने बताया नहीं, तो इसलिए बताना पड़ता है। ठीक, अशोक के धम्म में किसी देवता या पूजा पाठ कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, पहला पॉइंट क्लियर। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित धम्म था, करेक्ट। 2 पॉइंट करेक्ट। धम्म महामत नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। अशोक ने धम्म के संदेश शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए। अशोक ने धम्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र को, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह भी बनवाए। अब मैं देखो अशोक से जुड़े हुए क्वेश्चन तमाम हैं, इनको मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि जानकारी मैंने आपको बता दी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
जो कि कथन कारण वाला इसी वर्ष पूछा गया था अशोक के धम्म के बारे में। इसमें देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट बात। बलि कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं थी, करेक्ट। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, करेक्ट। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, जो कि गलत है। धम्म महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, न कि बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त किया गया था, आपको बताया मैंने। यह क्वेश्चन देखो, अशोक ने धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। अशोक ने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। बी करेक्ट हो जाएगा, बी सही है, ए गलत है। कई बार पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये देखो, अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी के काम के नहीं है, करेक्ट। मौर्य वंश साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे, कभी कभी विवाद पशु बलि तक भी पहुंच जाता था, इसलिए उसको अपनाना पड़ा। ठीक, चौथा सही है, फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगभग मैंने सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहता है मिलान करें, डायरेक्ट बोल दिया कि मिलान करें। मिलान आप तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन का जब आपको गांधी में पता हो, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पता हो, तभी कर पाओगे। मैं बताता हूँ आपको, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थॉमस मैकाले, ये अंग्रेजी शिक्षा भारत में इसी को श्रेय जाता है लागू करने का। तो समझो, अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक, अंग्रेजी भाषा का प्रसार कौन करेगा? अंग्रेजी भाषा का प्रसार करेगा थॉमस मैकाले। और गांधी जी विरोधी थे अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक कौन थे? गांधी हो जाएंगे अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक बुद्ध पुरुष थे, ठीक, वे प्राकृतिक वातावरण में सीखने पर जोर देते थे। शांति निकेतन स्थापित इन्होंने ही किए थे, प्राकृतिक वातावरण की ये बात करते थे। और प्राचीन संस्कृति का सम्मान करता था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है ना, जिसको बोल सकते हैं धार्मिक, जो क्या बोलते हैं, जो मतलब कि खोज में रहता है, ग्रंथों की खोज में रहता है, उसको पढ़ने का प्रयास करता है, वहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं प्राच्यवादी, याद आ गया मेरे को, प्राच्यवादी बोलते हैं। और विलियम जोन्स से भी क्वेश्चन प्राच्यवादी से पूछा गया है। मैंने आज तक आपको कराया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मेरे को अभी याद आ गया तो अभी आपको करा दूंगा, ठीक। तो मिलान इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो, ए का मिलान सेकेंड के साथ किसमें है? सेकेंड का साथ इसमें है। बी का चौथा है, बी का चौथा भी है, डी का पहला है, डी का पहला भी है। तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी है अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी, मैकाले है उसका भाषा का प्रचार करने वाला, रविंद्रनाथ टैगोर है प्राकृतिक वातावरण में सीखने की बात करते, विलियम जोन्स प्राच्यवादी जो कि ग्रंथों की तलाश में रहता है, कुछ नई नई चीजें पाने का प्रयास करता है। अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए ना, प्राच्यवादी को समझा देता हूं सभी मित्रों को समझाने के लिए। फिर से मैंने नोट्स को ओपन कर लिया है। प्राच्यवाद, इसको समझ लो क्योंकि मैंने बताया नहीं आपको। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन अध्ययन करने वाले लोग कहलाते हैं प्राच्यवाद। प्राच्यवाद की परंपरा 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति कलकत्ता आया। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। जोन्स एक भाषाविद थे, फ्रेंच अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, कानून, दर्शन, धर्म, चिकित्सा, विज्ञान, अन्य प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन किया। कहने का मतलब है प्राच्यवाद वह है, एशिया की भाषा है ना। चीन आ गया, अपना भारत आ गया, जितने भी एशिया में देश आते हैं वो सभी, और संस्कृति का गहन अध्ययन करने वाले लोग, एशिया की भाषा, वे कहलाते प्राच्यवादी। तो जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने लगे थे, ठीक। और प्राच्यवाद के विरोधी भी आ गए उसी दौरान। प्राच्यवाद के विरोधी या आलोचक था जेम्स मिल और मैकाले। ये मैकाले अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहता था और प्राच्यवाद बेचारे लोग थे, वो इनको सहारा देना चाहते थे, बढ़ावा देना चाहते थे। मैकाले, विलियम मिल, ये विरोधी थे प्राच्यवाद के, ठीक। एक और उसी प्रकार का मैं मिलान वाला क्वेश्चन आपको कराता हूं जो कि पेपर में आया है। जैसे भाषाविद, मुंशी, प्राच्यवादी, स्थानीय भाषा, इनका करो मिलान, ये भी पेपर में आया हुआ है। ए का हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए भाषाविद, जो कई भाषाओं को जानता हो वो क्या हो जाएगा? भाषाविद हो जाएगा। कौन? भाषाविद, ठीक, भाषाविद आपका हो जाएगा। कई भाषाओं को जानता हो उसे बोलेंगे भाषाविद। ये वाला मिलान इसके साथ हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद मैं दूसरा कलर में बताऊँ आपको। बी का पहला मुंशी बोलते हैं। मुंशी किसको बोलेंगे? जो फारसी पढ़ना व लिखना जानता हो उसको बोलेंगे मुंशी। और प्राच्यवादी मैंने जस्ट अभी आपको समझा दिया। क्या समझाया? प्राच्यवादी मैंने आपको समझा दिया। प्राच्यवादी जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन अध्ययन रखता हो, इस प्रकार से हो जाएगा। और स्थानीय भाषा आप जानते हो, स्थान की भाषा वाला व्यक्ति लोकल एरिया की भाषा जानता हो। इस प्रकार से पेपर में भी क्वेश्चन बनता है। जो बन सकता था वो मैंने आप अपनी तरफ से करा दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इक्तादार और जागीरदार के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन आपको बताना है। ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों या सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। ठीक, वे अपनी भूमि क्षेत्र जिसे क्रमशः इक्ता और जागीर कहते थे वहां रहकर प्रशासन चलाते थे। प्रशासन नहीं चलाते थे, ना ही ये लोग रहते थे, बल्कि क्या करते थे, वहां का जो क्षेत्र था वहां पर, ठीक, वहां से राजस्व वसूलते थे। राजस्व वसूलते थे। जितना भी राजस्व इलाकों से मिल जाता था वो राजस्व सैनिकों को दे दिया जाता था उनके तनख्वाह के रूप में। ठीक है ना, इसलिए ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। इक्ता और जागीरदार से भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है। इक्तादार या मुक्ति को समझ लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन फंसता है। खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इक्ता क्या है? इलाके हैं इक्तों के नाम। ठीक, इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज या काम था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। और मुक्ति लोगों को जितने भी इलाके दे दिए जाते थे वहाँ से ये क्या करते थे? राजस्व की वसूली करते थे। राजस्व की जितनी भी रकम आया करती थी वह रकम सैनिकों को तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में दे दिया करते थे। ठीक, और मुक्ति पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। कठोर नियम भी पालन करने पड़ते थे अलाउद्दीन के टाइम में और मोहम्मद तुगलक के टाइम में। ठीक, और मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। जितना राज्य तय करेगा उतना ही कर मुक्ति को वसूलना पड़ेगा, नहीं तो दंड इसको दिया जाएगा और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखेगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे मुक्ति वाला है कि मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए लेखाधिकारी नियुक्त किया गया। करेक्ट, यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित ही कर वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे, इसलिए लेखाधिकारी को नियुक्त किया जाता था। दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। ये देखो, खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जिन्हें मुक्ति कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें, फसलों, कीमतों, राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण है। यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है। ठीक, तो यह बात कैसी है यहाँ पर सही बताना है आईने अकबरी के बारे में। इसको समझने के लिए मैंने एक यहाँ पर पॉइंट ऐड कर दिया है मैंने खुद। अकबरनामा क्या है? एक ग्रंथ का नाम है अकबरनामा। यह 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट में अकबर के पूर्वज का वर्णन आता है। ठीक, पहले पार्ट में अकबर के पूर्वजों का वर्णन, दूसरे पार्ट में शासन का वर्णन आता है, तीसरे पार्ट को बोलते हैं आईने अकबरी, जिसमें शासन की व्यवस्था, राजस्व, वेतन, फसल, त्योहार, रीति रिवाज सब कुछ आता है। और अकबरनामा ग्रंथ का लेखक कौन है या रचयिता कौन है या कवि कौन है? तो अबुल फजल उस व्यक्ति का नाम है जो अकबर का मित्र था, दरबारी कवि था। ठीक, समझे? अबुल फजल द्वारा लिखा गया, पहली बात करेक्ट। आईने अकबरी जो कि तीसरा भाग है, कैसा भाग है? तीसरा भाग है। इसमें फसल वगैरह सब कुछ आता है। करेक्ट, अकबर के पूर्वज नहीं आते, अकबर के पूर्वज पहले पार्ट में आते, इसलिए गलत। सी को हटा दो, फटाक से मैंने हटा दिया। ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अकबरनामा से भी बहुत पेपर में क्वेश्चन आए हैं, आईने अकबरी से भी पेपर में आए हैं, उनको एक नज़र में आपको करा देता हूँ। मैंने अच्छे ढंग से अकबरनामा को समझाने के लिए फिर से नोट्स को ओपन कर लिया ताकि मित्रों को कोई दिक्कत ना हो। अकबरनामा को समझो। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी।
जो अबुल फजल अकबर का मित्र व दरबारी लेखक था। अकबरनामा के 3 पार्ट, पहली जिल्द, जिल्द का मतलब होता है पार्ट, में अकबर के पूर्वज, दूसरी जिल्द में शासन की घटनाएं, तीसरी जिल्द जिसको आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा भाग है आईने अकबरी, ये याद रखना अकबरनामा किताब का। अब आईने अकबरी को समझ लेते हैं, जो कि तीसरा भाग है। अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, पद, वेतन, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल, ब्यौरा, लोगों की परंपराएं, संस्कृति, वर्णन, इसमें विविध प्रकार की चीजें, फसल पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण आता है। ये तमाम चीजें किसमें आती हैं? आईने अकबरी में आती हैं। अब आईने अकबरी या अकबरनामा से जुड़े हुए क्वेश्चन को कराता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, सीटेट दिसंबर 2021 में आया है। आईने अकबरी के बारे में पढ़ो और उत्तर दो। यह अकबरनामा का दूसरा भाग, बोलिए में दूसरा नहीं है, आईने अकबरी ये थर्ड भाग याद रखना। यह लोगों की परंपरा और संस्कृति का विवरण देती है, करेक्ट। बहुत सारी चीजों का सांख्यिकी विवरण देती है, करेक्ट। सी और डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में है शासन की घटनाएं। शासन की जो घटनाएं हैं, घटनाओं का क्रम है, घटनाएं आती हैं अकबर की दूसरी वाली पार्ट में। अब फिर देख लो ये वाला क्वेश्चन आईने अकबरी के विषय में। तो अकबर के पूर्वज तो आ जाएंगे पहले पार्ट में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तीसरे पार्ट की, इसलिए गलत है। हाकिम मिर्जा के द्वारा नहीं लिखा गया, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक। और देखो थर्ड सही है। अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द नहीं है, ये तो थर्ड जिल्द है। वही क्वेश्चन कितनी बार आता है पेपर में? एक और देख लो, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का काम था राजनीतिक और सैनिक कार्य था, ये भी क्वेश्चन बना है पेपर में, ठीक। लगभग मैंने सभी क्वेश्चन आपको अकबरनामा से करा दिए जो पेपर में बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो ये केरल में आए थे। केरल में क्या कौन आया था? ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस या सेंट थॉमस 2000 साल पहले आया केरल में, और ईसाई धर्म लाने का श्रेय भारत में उसी को जाता है। किसको जाता है? सेंट थॉमस को जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें। विषम अर्थात असंगत अर्थात गलत, गलत बताना है कौन सा नहीं है। दूरी, दिशा, प्रतीक, पैमाना। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक, 3 घटक हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और पैमाना कोई घटक नहीं है। विषम बताना है तो विषम कौन सा हो जाएगा? विषम आपका हो जाएगा पैमाना। अगला यहाँ पर कहता है मूल सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है वह है अवस्था को क्रमागत स्मरण करना। स्मरण करना क्या सही होगा या गलत होगा? आप कहोगे कि सर गलत हो जाएगा ना। संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनना, दृश्य समृद्ध पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, उन्हें सही उत्तर देकर उचित मदद करना। अनुभव के बगैर जीवन में कुछ नहीं होता है, ठीक। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनना। करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? यह क्वेश्चन होमवर्क समझ लो आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तुच्छ क्वेश्चन है, तुच्छ, बिल्कुल कह नहीं सकते कब पारित किया गया और किसने सहयोग किया था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। 1829 होगा या 1929 होगा, इतना मैं कर दूं। इन दोनों में से एक आपका उत्तर होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप ना बता पाओ तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, कमेंट बॉक्स में बताना। और किसके सहयोग से बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? भारत का कौन सा व्यक्ति था? व्यक्ति के नाम भी मैं गिना देता हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। 2 में से एक व्यक्ति आपको चुनना है और 2 विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है, बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला, भारतीयों द्वारा इलवर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प चुनिए। इलवर्ट बिल भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन देखने को आते हैं। इलवर्ट बिल वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? ये भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता है मेरे को, सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए, अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। भारतीयों ने इलवर्ट बिल का विरोध नहीं किया, नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। यहाँ से 3-4 बिल हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन बिलों को आपको बता देता हूं ताकि क्वेश्चन पेपर में फंस जाए। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 3 एक्ट या बिल हैं, उनको समझा देता हूँ।
1870-1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। हथियार रखने का अधिकार 1878 में आर्म्स एक्ट के द्वारा छीन लिया गया, पहला एक्ट समझ गए। उसके बाद 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट प्रेस था पारित किया गया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी खबर में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार की आलोचना करती है तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लो, न्यूज चैनल वालों की तबाही कर दी थी, है ना। प्रिंटिंग प्रेस पूरी की पूरी जब्त कर ली जाएगी वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा। अगर कोई गलत अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी जानकारी या न्यूज छपती है तो। आर्म्स एक्ट जो कि था हथियार से जुड़ा हुआ। और इलवर्ट बिल 1883 में इलवर्ट बिल लागू करने का सरकार ने प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इसमें प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाली अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की भी समानता स्थापित की जा सके। अंग्रेजों के विरोध से सरकार ने इसको वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इससे अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता है, उनकी मनोदशा का पता चलता है। और इलवर्ट बिल से ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इलवर्ट बिल लागू करने पर विरोध क्यों हुआ? तो विरोध हुआ BC। अंग्रेजों ने बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते थे। पहला, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की भी समानता स्थापित करने का प्रयास किया। BC करेक्ट। उसके बाद ये और क्वेश्चन देख लो, क्रम में था ये इलवर्ट बिल, तो ये मैंने आपको करा दिया, नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा है। और इलवर्ट बिल विवाद से संबंधित है। UPSC प्रीलिम्स में भी यह क्वेश्चन 2013 में यहीं से आया है। तो थर्ड जवाब आपका हो जाएगा, यूरोपीय लोगों को मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि SST पेडागोजी का है, पूर्ण सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूल विशेषताएं हैं। असाधारण, शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रगति। असाधारण ये तो गलत हो जाएगा। सभी बच्चों का नामांकन होता है, पॉजिटिव है। ऐसी खबरें जो ज़्यादातर औसत बच्चों की आवश्यकता करें, मतलब कि औसत बच्चों की आवश्यकता करें, ऐसा नहीं, बिल्कुल सभी बच्चों की आवश्यकता करें, क्योंकि पूर्ण की यहाँ पर बात की गई। पूर्ण की, पूर्ण का मतलब सभी को लेकर के। असाधारण कुछ बच्चों को छोड़ना नहीं है, सभी को लेना है। सभी बच्चे यहाँ पर दिया गया, इसलिए इसको करेक्ट मान सकते हैं। ड्रेसिंग अधिगम सामग्री का उपयोग, गलत, ये भी गलत। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं। भाप इंजन का आविष्कार कब हुआ? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? भारतीय कपड़ों का पतन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। पतन का जवाब हो जाएगा आप लोगों का थर्ड ऑप्शन DACB। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले स्पिनिंग जेली का आविष्कार हुआ। स्पिनिंग जेली जो कि 1764 में, याद रखना 1764। उसके बाद भाप का इंजन आ गया था 1786 में रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। ठीक, और जेम्स हारग्रीव ने स्पिनिंग जेली का आविष्कार किया। भारतीय वस्त्रों का पतन, यहाँ पर पतन 1830 के दशक में हुआ था। और भारत में पहली कपास की मिल 1854 में लगी थी। 1854 आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक, और पतन कब हुआ था? 1830 में पतन हो गया था, 1854 में स्थापित की गई थी। इतना आपको पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका यहाँ पर मिलान हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, अगर पृथ्वी को बराबर देशांतरीय विश्व के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र देशांतर को घेरेगा। तो 15 डिग्री देशांतर को घेरेगा। ठीक, क्योंकि 360 डिग्री का टोटल होता ही है। इसको 24 समय क्षेत्र में डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 15 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक विज्ञान एक प्रगतिशील अध्यापक हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेगा। सामाजिक विज्ञान का टीचर हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करेगा। कैसे? कक्षा के दौरान किसी भी अध्ययन में सक्रियता से भाग लेने के लिए, कभी कभी भाग लेने के लिए नहीं, दी हुई वस्तु का ज्ञान निर्माण करने के लिए, उनके निकटतम प्रश्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा के दौरान किसी भी अध्ययन में सक्रियता से भाग लेने के लिए। करेक्ट आंसर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन SST पेडागोजी का, जो कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ावा देना
और उन्हें बनाए रखना मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रबलित करना नहीं, बल्कि पूर्वाग्रहों को खत्म करना, जाति पूर्वाग्रहों को खत्म करना। बी आपका गलत हो जाएगा। जिन जिन में बी होगा उसको सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। बचेगा आपके पास ए सी डी, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में भूख की समस्या कम करने, उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी। बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना, ये भी है, कुपोषण के स्तर को भी कम करना। इसलिए ए सी डी इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कपास उगाने से सूती कमीज बनने तक के सभी चरणों को सही क्रम में लगाओ। कपास खेत में उगाई जाती है, बुनाई की जाती है, कटाई या ओंटन या कटाई, बताओ। सबसे लास्ट में आपकी कमीज तैयार होगी। बुनाई, कटाई, ओंटन, कताई, क्या होगा यहाँ पर आपको करना है, एकदम सीरियल से लगाना है, क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले कटाई होती है। सबसे पहले कटाई कैसे होगी, कपास खेत में खड़ा है, मान लो खेत पर है कपास, खेतों पर खड़ा हुआ है कपास, उसको सबसे पहले काटेंगे ना, कटाई करेंगे कपास की, फिर कपास की ओंटन करेंगे, ओंटन से फिर कताई होगी कपास की, कताई के बाद बुनाई होगी, बुनाई से कमीज लास्ट में आपकी तैयार होगी। सबसे पहले कटाई प्रोसेस करेंगे, खेत पर जाएंगे, कपास को काटेंगे, काटने के बाद उसका ओंटन, फिर कताई, फिर बुनाई, ये रहा आपका क्रम, ठीक। ना कि कटाई आप करोगे बीच में, यहाँ पर करोगे, ये सब कुछ आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको काटना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात। जैसे आपको गेहूं यहाँ पर लिख दिया गया है, गेहूं से रोटी का क्रम बताओ, तो आप लोग सबसे पहले खेती में उसको गेहूं को काटोगे, उसके बाद मशीन में उसको निकालोगे, मशीन में जाने के बाद गेहूं साफ करोगे, साफ करने के बाद चक्की पर जाएगा, है ना, फिर चक्की में पिसेगा आटा, फिर आटे से बनेगी रोटी, ये रहा आपका क्रम। उसी प्रकार का यह क्वेश्चन था, ठीक। और क्वेश्चन देख लो, मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 22, ठीक, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22।